तो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने चल रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चैप्टर 5 सेक्शन 27 है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सब सेक्शन 1, द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब one or more child welfare committees for exercising the powers and to discharge the duties conferred on such committees in relation to children in need of care and protection under this act, and ensure that induction training and sensitization of all members of the committee is provided within 2 months from the date of notification। देखिए सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में देखिए कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाएंगी। किस लिए? इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जिस भी तरीके से जो भी प्रोविज़न कर रखे गए हैं किससे रिलेटेड, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनके रेफरेंस में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है। और इनका जो इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ के मेंबर होंगे, ऑल मेंबर्स, वो कब से उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी? विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। किस चीज़ का नोटिफिकेशन? जब भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा उस कमेटी के मेंबर्स के रेफरेंस में, उससे 2 महीने के अंदर उन सभी मेंबर्स की इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये सबसेक्शन 1 बोल रहा है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन। अभी कंपोजिशन बता रहा है कि कमेटी में कौन कौन होगा। कमेटी में कौन कौन होगा। सबसेक्शन 2 बता रहा था कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन होगा, एंड 4 अदर मेंबर्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट to appoint, of whom at least one shall be woman and another an expert of the matter concerning children। ठीक है। क्या बोल रहा है? एक तो चेयरपर्सन होगा, उसके अलावा 4 मेंबर्स और होंगे, और उन 4 मेंबर्स में से एक जो होंगी एक वुमेन होगी। ठीक है। ठीक है। ऑफ होम एट लीस्ट वन शैल बी अ वुमेन एंड अनदर एन एक्सपर्ट ऑन द मैटर कंसर्निंग चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन से रिलेटेड ही जो भी सारे, या तो सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें, मतलब टोटल 5 कमेटी में मेंबर्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट शैल प्रोवाइड अ सेक्रेटरी and other staff that may be required for secretarial support to the committee for its effective functioning। मतलब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट क्या उस कमेटी को प्रोवाइड करेगी एक सेक्रेटरी और अदर सेक्रेटरियल सपोर्ट, मतलब अदर स्टाफ जो भी होगा वो, जिससे इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग हो सके उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। ठीक है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी अनलेस ही हैज़ अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी। मतलब किसी भी तरीके से ऐसे लोगों को मेंबर नहीं बनाया जाएगा उस कमेटी का जिनके पास डिग्री ना हो। किस चीज़ में? चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकेट्री और लॉ और सोशल वर्क और सोशोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ और एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट और स्पेशल एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एंड हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ education or welfare activities pertaining to children for 7 years is a practicing professional। मतलब जितनी भी डिग्रीज़ दी हैं 7 साल तक उस चीज़ की प्रैक्टिस करी गई तभी वो मेंबर बन सकता है उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का। विद अ डिग्री इन साइकोलॉजी और साइकेट्री और लॉ और सोशल वर्क और ह्यूमन हेल्थ और एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट और स्पेशल एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। मतलब ये मान के चलिए कोई भी मेंबर बनेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जब तक कि उसके पास इस तरह की डिग्री ना हो या उसने प्रैक्टिस ना करी हो 7 साल की इन पर्टिकुलर
फील्ड में, ठीक है। सब सेक्शन 4 कैपिटल ए क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ कमेटी। फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बता रहा है कि किन किन लोगों को मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। सब क्लॉज 1 बोल रहा है हैज़ एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट, मतलब सेम उसी तरह का दिया हुआ है जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मेंबर्स के रेफरेंस में जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, सेम वही चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। सब सेक्शन 5 पे आ जाते हैं। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर अनलेस ही possesses सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब और जो किसी तरह की क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब कराई जाए, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी किसी पर्सन को एज अ मेंबर नहीं बनाएंगे कि अगर वो क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो ना हो तो। सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 years एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। जो मेंबर होगा कमेटी का उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा अपॉइंटमेंट का कितना होगा, 3 year, ठीक है। सबसेक्शन 7 क्या बोला, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कमेटी शैल बी टर्मिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो अपॉइंटमेंट है मेंबर्स का, कमेटी के मेंबर्स का, उनका अपॉइंटमेंट टर्मिनेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कब, आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। किस तरह की इंक्वायरी होगी, जिसमें क्लॉज 1, 2, 3 ये दिया हुआ है कि किसी तरह का गिल्टी मिसयूज़ ऑफ पावर ना किया हो, किसी मॉरल टर्पिट्यूड में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, या वो किसी विदाउट वैलिड रीज़न, ठीक है, विदाउट वैलिड रीज़न उन्होंने कमेटी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको अटेंड ना किया हो, ठीक है, 3 महीनों से विदाउट रीज़न अटेंड ना किया हो, और या तो मिनिमम 3/4 ऑफ सिटिंग में वो ना बैठे हों ईयरली, ये बात बोली गई। सब सेक्शन 8 क्या बोलता है, द कमेटी शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कमेटी जो होगी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जैसा प्रोवाइडेड होगा। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कंडक्ट अ क्वार्टरली रिव्यू, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और क्या करेंगे, किसी तरह का रिव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी, किस तरह से कमेटी फंक्शन कर रही है उस पर क्या कहते हैं, रिव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक है, क्वार्टरली रिव्यू, ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन 9 क्या बोल रहा है, द कमेटी शैल फंक्शन एज अ बेंच, कमेटी किस तरीके से फंक्शन करी, एज अ बेंच, एंड शैल हैव द पावर्स कन्फर्ड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑन अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज अ केस में बी अ JMFC, ठीक है, यानी जो बेंच होगी, मतलब कमेटी होगी, वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, एज अ बेंच फंक्शन करेगी, और उसके पास कौन कौन सी पावर होंगी, जो भी JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास जो भी पावर होंगी वो सारी पावर्स कमेटी के पास होंगी। सब सेक्शन 10 क्या बोलता है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी द ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी टू एंटरटेन एनी ग्रीवांस अराइजिंग आउट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कमेटी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वो बनाएगा एक ऐसी अथॉरिटी, ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी, जो एंटरटेन करेगी किस तरह की, जो कि कमेटी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, या उसके द्वारा किसी तरह की फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ग्रीवांस होंगी, जितनी भी शिकायतें होंगी, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब अथॉरिटी के थ्रू रिड्रेस करेंगे, ठीक है। एंड द अफेक्टेड चाइल्ड और एनी वन कनेक्टेड विद द चाइल्ड, किस तरीके की शिकायतें होंगी, वो या तो किसी चाइल्ड को अफेक्ट कर रही होगी या चाइल्ड से कनेक्टेड होगी, एज द केस में भी, मे फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो व्यक्ति, वो बच्चा या बच्चे से कनेक्टेड जो भी लोग होंगे वो एक कंप्लेंट फाइल करेंगे किसके पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। who shall take cognizance of the action of the committee and after giving the parties an opportunity of being heard pass appropriate order। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो कंप्लेन फाइल की जाएगी, ग्रीवांस होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस चीज़ को एंटरटेन करेंगे, उसका कॉग्निजेंस लेंगे कि और क्या एक्शन या और क्या रेफरेंस में अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किए जाएंगे, पूरा दोनों ही पार्टीज़ को सुना जाएगा, ये बताया गया, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 28 है प्रोसीजर इन रिलेशन टू कमेटी, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पावर्स ऑफ कमेटी पे, ये भी देख लीजिएगा, ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है प्री के रेफरेंस में। फिर इसके बाद सेक्शन 29 पावर्स ऑफ कमेटी और 30 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़ हो गया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस हैं कमेटी के, ठीक है। फिर इसके बाद
चैप्टर 6 पे आ जाते हैं। इसका चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब इनका प्रोसीजर क्या है जो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, क्या मतलब कैसे क्या आगे प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बारे में बताया। सेक्शन 31 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 बता रहा प्रोडक्शन बिफोर कमेटी। किसका प्रोडक्शन कमेटी के बिफोर होगा? देखिए सब सेक्शन 1, एनी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मे बी प्रोड्यूस बिफोर द कमेटी बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस नेमली। मतलब कमेटी के सामने उस बच्चे को प्रेजेंट किया जाएगा। किसके द्वारा प्रेजेंट किया है ये बताया जा रहा है। क्लॉज 1, एनी पुलिस ऑफिसर, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर एनी लेबर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। क्लॉज 2 बता रहा है एनी पब्लिक सर्वेंट। क्लॉज 3 चाइल्ड लाइन, मतलब ये जो क्लॉज 7 तक दिए हो ये सब लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस करेंगे कमेटी के सामने, ठीक है। इसका प्रोविजो पढ़ लीजिए। प्रोवाइडेड दैट द चाइल्ड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द कमेटी विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम बट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ऐसे ही CCL के बच्चों को भी प्रेजेंट किया जाता था बोर्ड के सामने, ठीक है, 24 आवर्स का टाइम एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी, ठीक है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा? द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट to provide for the manner of submitting the report of committee and the manner of sending and entrusting the child to children's home or fit facility or fit person as the case may be during the period of the inquiry। मतलब जब तक कमेटी इंक्वायरी करेगी उस दौरान उस बच्चे को कहाँ रखा जाएगा ये कमेटी बताएगी, ठीक है। और कमेटी बताएगी किस हिसाब से उस बच्चे को रखा जाएगा, चिल्ड्रंस होम में रखा जाएगा, फिर फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड किया, किसी फिट पर्सन के पास दिया जाएगा, वो बताया जाएगा, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है कमेटी कैसे कैसे उस चीज़ को फंक्शन करे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 32 है। 32 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 32 बता रहा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग ऑफ अ चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम गार्जियन। किस तरीके की रिपोर्टिंग? मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग किसके? चाइल्ड फाउंड सेपरेटेड फ्रॉम गार्जियन, मतलब बच्चा जो है अलग हो गया है किससे? अपने गार्जियन से, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होगी वो बता रहा। सब सेक्शन 1, एनी इंडिविजुअल और अ पुलिस ऑफिसर, एनी इंडिविजुअल और अ पुलिस ऑफिसर और एनी फंक्शनरी of any organization or a nursing home or a hospital maternity home who or which finds and takes charge or is handed over a child who appears or claims to be abandoned or lost or a child who appears or claims to be an orphan without family support। यानी जो बच्चा अपीयर होगा, ठीक है, जिसका क्लेम वो कि वो खो चुका है या उसे किसी द्वारा त्याग दिया गया है, ठीक है, या वो अनाथ है बिना किसी फैमिली सपोर्ट के, ठीक है, शैल विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी गिव इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड लाइन सर्विसेज और द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और हैंड ओवर द चाइल्ड टू अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज द केस में बी। ये सीधे सीधे ही बोल रहा है अगर कोई भी जो अथॉरिटी है यानी कोई भी अकेला, जैसे सबसेक्शन 1 पहले ही लिखा हुआ है इंडिविजुअल, यानी कोई भी आदमी कोई भी अकेला जा रहा है या कोई पुलिस वाला या कोई NGO या कोई और व्यक्ति हॉस्पिटल, ठीक है, वो देखता है जो एक बच्चा है अकेले घूम रहा है, अनाथ है, ठीक है, जो किसी द्वारा त्याग दिया गया, तो वो लोग तुरंत ही इन्फॉर्मेशन किसको देंगे? किस चाइल्ड लाइन सर्विसेज को देंगे या पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, या किस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को उस बच्चे को तुरंत ही सौंप देंगे, ठीक है। ये और वो बच्चा जैसा कि इस एक्ट में दिया हुआ है किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में तुरंत ही भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बात बोली। अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि कई बच्चे घूमते रहते हैं, उनका कोई होता नहीं है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं चाइल्ड लाइन यूनिट होती है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ पे खबर करते हैं इससे रिलेटेड और उन बच्चों को वहाँ पे भेज दिया जाता है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ चाइल्ड रिफर टू इन सब सेक्शन शैल बी अपलोडेड बाय द कमेटी
or the district child protection unit or the child care institution as the case may be on the portal as may be specified by the central government in this behalf. मतलब जब भी कोई बच्चा जिसे कमेटी या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जैसे ही अपने क्या कहते हैं जगह अपने पास रखेगा या उससे मिलेगा, ठीक है, या उससे हैंड ओवर किया जाएगा, वो जो नोटिस होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से जिस पोर्टल पे बताएगी उस पोर्टल पे उस इंफॉर्मेशन को तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा। ये चीज़ बोली गई सब सेक्शन 2 में। सेक्शन 33 ऑफेंस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग, मतलब if information regarding a child as required under section 32 is not given within the period specified in the said section, then such act shall be regarded as an offense। section 32 में हम लोगों ने पढ़ा ना कि जहाँ पे मैंडेटरी रिपोर्टिंग होगी उस चाइल्ड को लेकर के, ठीक है, मतलब अगर कोई देख रहा है किसी बच्चे को, ठीक है, अगर चाइल्ड लाइन में या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नहीं खबर देता है जा करके, नहीं बताता है जा करके, ठीक है, तो एक तरीके का ऑफेंस होगा ये, ठीक है। अगर अपलोड नहीं होती है ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फोरम बनाया गया है, जो पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पे ऐसा इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करी जाती तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस है। ये सेक्शन 33 बता रहा है, ठीक है। सेक्शन 34 भी यही बोल रहा है, पेनाल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, अगर नहीं रिपोर्ट होता है तो क्या होता है। सेक्शन 34 पेनाल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33 शैल बी लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ और बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेक्शन 34 ये पनिशमेंट पूछी जाती है, ठीक है, इसको याद रखिए सेक्शन 34 को, ठीक है। 6 months का इम्प्रिजनमेंट है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 35 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 36 भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद सेक्शन 37 आ जाता है, ऑर्डर्स पास रिगार्डिंग अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, किस तरीके के ऑर्डर पास किए जाएंगे ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 38 प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग अ चाइल्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा कि एक जो बच्चा है वो फ्री है अडॉप्शन के लिए, ये सेक्शन 38 बोलता है। सेक्शन 38 देख लेते हैं। सब सेक्शन 1 इन केस ऑफ ऑर्फन, मतलब ये ध्यान रखिए किन बच्चों का अडॉप्शन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ ऑर्फन एंड अबेंडेंड चाइल्ड, इन्हीं दो बच्चों का अडॉप्शन होगा, ठीक है, ठीक है, इन दो बच्चों का अडॉप्शन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इन केस ऑफ ऑर्फन एंड अबेंडेंड चाइल्ड द कमेटी शैल मेक all efforts for tracing the parents or guardians of the children, and on completion of such inquiry, if it is established that the child is either an orphan having no one to take care or abandoned, the committee shall declare the child legally free for adoption। मतलब जो कमेटी होगी पूरी तरीके से अपनी जांच पड़ताल कर लेगी, इसके जो बच्चा है उसके गार्जियन पेरेंट्स को ढूंढने की, और इस जब सेटिस्फाइड हो जाएगी हाँ ये बच्चा जो है अबेंडेंड है, ऑर्फन अनाथ है, तो कमेटी डिक्लेयर करेगी कि हाँ ये जो बच्चा है वो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है, यानी अब इसको कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किन बच्चों का अडॉप्शन हो पाता है, जो ऑर्फन है और जो अबेंडेंड है, लेकिन कमेटी इस चीज़ को डिक्लेयर करे, ठीक है, ये बात है। प्रोविज़ो क्या देता है, प्रोवाइडेड दैट सच डिक्लेरेशन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। यस, ये डिक्लेरेशन कब आएगा, कैसा डिक्लेरेशन होगा। Provided that such declaration shall be made within a period of 2 months from the date of production of child for children who are up to 2 years of age and within 4 months from the children above 2 years of age। क्या बोल रहा है देखिए, दैट सच डिक्लेरेशन, जो डिक्लेयर किया गया कमेटी के द्वारा कि ये चाइल्ड फ्री है, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है,
तो ये रेफरेंस में 2 महीना कब है, ये डिक्लेरेशन 2 महीने में कर दिया जाएगा जब बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल तक है। अगर किसी बच्चे की उम्र 2 साल तक है और 2 महीने में इंक्वायरी करने के बाद, सारी जांच पड़ताल करने के बाद 2 महीने के भीतर ये डिक्लेरेशन हो जाएगा, ठीक है। और 4 महीने के भीतर में डिक्लेयर कब हो जाएगा, जब उस बच्चे की उम्र 2 साल या 2 साल से ऊपर है। 2 साल तक के बच्चों के रेफरेंस में 2 महीने के भीतर में डिक्लेरेशन होना चाहिए और 4 महीने के भीतर में जब बच्चों की उम्र 2 साल से ऊपर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक कमेटी है, उसको एक बच्चा मिला जिसकी उम्र 2 साल से कम है, ठीक है। तो 2 साल से कम है, तो जिस दिन बच्चा मिला उससे 2 महीने के भीतर ये डिक्लेरेशन आ जाना चाहिए। यानी उस 2 महीने के भीतर कमेटी यह सारा जांच पड़ताल कर ले कि इस बच्चे के पिता, इसके गार्जियन, इसके पेरेंट्स मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, वो या तो ऑर्फन है या अबेंडेंड है, ठीक है, ये बात बोलिए। Second provision provided further that notwithstanding anything contained in this regard in any other law, for the time being enforced, no first information report shall be registered against any biological parent in the process of inquiry relating to an abandoned or surrendered child under this act. ये प्रोविजो क्या बोल रहा है, देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड, मतलब कुछ भी दिया हो, ठीक है, मतलब किसी और लॉ में किसी भी तरह की FIR रजिस्टर्ड नहीं करी जाएगी, किसके अगेंस्ट, उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अगेंस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, जब तक इंक्वायरी चलती रहेगी। किस चीज़ की इंक्वायरी, रिलेटिंग टू अबेंडेंड और सरेंडर्ड चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई भी इंक्वायरी चलती रही कि बच्चा त्याग दिया गया है या नहीं त्यागा गया, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं करी जाएगी, ये बोल रहा है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ सरेंडर्ड चाइल्ड, in case of surrendered child, the institution where the child has been placed by the committee on an application for surrender shall bring the case before the committee immediately on completion of period specified in section 35 for declaring the child legally free for adoption। मतलब यही बता रहा है कि जब भी कोई चाइल्ड है कमेटी के पास आएगा, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी सेक्शन 35 की जो भी कंप्लीशन प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, उनको कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि चाइल्ड फ्री फॉर अडॉप्शन है, बस इतना लिखा हुआ, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर अ चाइल्ड ऑफ अ मेंटली रिटार्डेड पेरेंट्स or an unwanted child of victim of sexual assault, such child may be declared free for adoption by the committee by following the procedure under this act। मतलब ये सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि किसी भी एक्ट में कुछ भी दिया उससे लेना देना नहीं है। एक बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड पेरेंट्स का है, मतलब एक बच्चा जिसके पेरेंट्स दिमागी रूप से सही नहीं है, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है, या एक ऐसा बच्चा जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के थ्रू पैदा हुआ है, ठीक है, यानी किसी रेप के थ्रू, मतलब ये जो विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम, उसका एक बच्चा है, अनवांटेड चाइल्ड है, ठीक है, उस बच्चे को भी कमेटी डिक्लेयर कर सकती कि ये फ्री फॉर अडॉप्शन है, बस इतनी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक विक्टिम है जिसके साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, रेप हुआ था, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, तो वो एक अनवांटेड चाइल्ड है ना, तो वो जब बच्चा अगर पैदा हो जाता है तो यहाँ पे कमेटी उस बच्चे को डिक्लेयर कर सकती है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ठीक है, ये चीज़ बोली है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, द डिसीजन टू डिक्लेयर एन ऑर्फन अबेंडेंड और सरेंडर्ड चाइल्ड एज लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन शैल बी टेकन बाय एटलीस्ट 3 मेंबर्स ऑफ द कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब भी किसी बच्चे को डिक्लेयर किया जाएगा कि ऑर्फन है, अबेंडेंड है, सरेंडर्ड चाइल्ड है, ये लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की एटलीस्ट कम से कम 3 मेंबर हों, वो डिक्लेयर करें इस चीज़ को, वो डिसीज़न लें, ठीक है। यानी इस डिक्लेरेशन का डिसीज़न कौन लेगा, मिनिमम 3 मेंबर ऑफ द कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है, ये बात बोल रहा है, तभी वो बच्चा लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन कहा जाएगा। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, द कमेटी शैल इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द स्टेट एजेंसी
and the authority regarding the number of the children declared as legally free for adoption and number of cases pending for decision in the manner as may be prescribed every month। मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर महीने कितने बच्चे एडॉप्शन के लिए फ्री किए गए हैं, ठीक है, या सारी प्रोसीडिंग एक तरीके से, या कितने केसेस पेंडिंग है उस कमेटी में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगी, या कोई स्पेशल स्टेट एजेंसी होगी, या कोई अथॉरिटी होगी उसको देगी, ठीक है, हर महीने, एवरी मंथ, ये बात बोली गई है। इसके बाद चैप्टर 7 है रिहेबिलिटेशन सोशल रीइंटीग्रेशन, इम्पॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 39 क्या देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन सोशल रीइंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब क्या रिहेबिलिटेशन, क्या सोशल रीइंटीग्रेशन उन बच्चों का कैसे होगा, ये बताया गया। सब सेक्शन 1 द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन of children under this act shall be undertaken based on the individual care plan of the child, preferably through family based care such as by restoration to the family or guardian with or without supervision or sponsorship or adoption or foster care। मतलब ये बताया कि स्पॉन्सरशिप, एडॉप्शन या फैमिली, ठीक है, किस तरीके से बच्चे को एक फैमिली बेस्ड केयर देनी है, ठीक है, ये सारे प्लान जो हैं वो बताया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, ये चीज़ बताइए। प्रोवाइडेड दैट ऑल एफर्ट्स शैल बी मेड टू कीप सिबलिंग्स प्लेस इन इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर टुगेदर अनलेस इट इज़ बेस्ट इंटरेस्ट नॉट टू केप टुगेदर, है ना, ये चीज़ें हैं। तो मतलब खाली ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 39 प्रोसेस दिया हो कैसे रिहेबिलिटेशन होगा और सोशल इंटीग्रेशन होगा किसी बच्चे का, इतना ध्यान रखिएगा। सेक्शन 41 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 41 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। Subsection 1 notwithstanding anything contained in any other law for the time being force, all institutions whether run by state government or by voluntary or non-governmental organization which are meant either wholly or partially for housing children in need of care and protection or children in conflict with law shall be registered under this act in such manner as may be prescribed regardless of whether they are receiving grants from central government or as the case may be by state government or not। सब सेक्शन 1 ये बोल रहा है कि कुछ भी किसी भी एक्ट में या लॉ में कुछ भी दिया हो उससे लेना देना नहीं है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हों या वॉलेंटरीली रन किए जा रहे हो या NGOs हों, चाहे होली और पार्शली किसी भी तरीके से केयर कर रहे हो बच्चों की, केयर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो या चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, अगर किसी भी तरीके की हाउसिंग फैसिलिटी या बच्चे रह रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं उन बच्चों को, ठीक है, वो सारे इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड होने चाहिए, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इस एक्ट के तहत, ठीक है। ये सब सेक्शन 1 में बात बोली है। इसका प्रोविजो बोल रहा है प्रोवाइडेड दैट द इंस्टीट्यूशंस हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट 2000 ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जो 2000 एक्ट में जे एक्ट में जो रजिस्टर्ड थे वो भी माने जाएंगे, इस एक्ट में भी रजिस्टर्ड हैं, ये बात बोलिए। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट दिस सेक्शन the state government shall after considering the recommendation of the district magistrate, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो रिकमेंडेशन होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रिकॉर्ड द कैपेसिटी एंड पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्या पर्पस इंस्टीट्यूशन, एंड शैल रजिस्टर द इंस्टीट्यूशन एज अ चिल्ड्रंस होम और ओपन शेल्टर और स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी और ऑब्जर्वेशन और स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी एज द केस में भी, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये देखिए, जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन होगा इस सेक्शन के तहत, ठीक है, चाहे वो चिल्ड्रन होम हो, एडॉप्शन एजेंसी हो, ऑब्जर्वेशन होम हो, स्पेशल होम हो, सब बिना रिकमेंडेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेगा इस चीज़ को, और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रिकमेंडेशन का वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये बात बोली। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है on receipt of application for registration under subsection 1 from an existing or new institution housing children in need of care and protection of children in conflict with law, the state government may grant provisional registration within 1 month from the date of receipt of application। जिस दिन
एप्लीकेशन दी जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उससे 1 महीने के भीतर में एक प्रोविजनल ग्रांट रजिस्ट्रेशन का होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। ये बात बोली। फॉर द मैक्सिमम, जिसका पीरियड, जिसकी जो वैलिडिटी होगी इतनी, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, 1 महीने के भीतर में वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होगी। In order to bring such institution under the purview of this act and shall determine the capacity of whom which shall be mentioned in the registration certificate। क्या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये चीज़ लिखी रही, क्या कैपेसिटी होगी, किस तरीके से डिटर्मिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें बोली हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन से 1 महीने के भीतर में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जिसका पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ रहेगा। ठीक है। Provided that if the said institution does not fulfill the prescribed criteria for registration within the period of specified in subsection 1, the provisional registration shall stand cancelled and the provisions of subsection 5 shall apply। ठीक है, मतलब देखा जाएगा इंस्टीट्यूशन की जो क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन का फुल्ली वर्कआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सही वर्कआउट हो रहा हो तब तो ठीक है, नहीं हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? If the state government does not issue a provisional registration certificate within 1 month from the date of application, अगर स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 महीने के भीतर में, जिस दिन अप्लाई किया था एप्लीकेशन के, द प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रीटेड एज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। तो जो एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट होगी वो माना जाएगा कि वो एक तरीके का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए। कितने दिनों तक? वही 6 मंथ्स तक। ठीक है, जिसका मैक्सिमम पीरियड कितना होगा? 6 मंथ्स तक। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है? इफ़ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स बाय एन ऑफिसर और द ऑफिसर इन एनी स्टेट गवर्नमेंट, अगर जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई थी अगर 6 महीने में डिस्पोज ऑफ नहीं की जाती है, ठीक है, ऑफिसर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट, it shall be regarded as dereliction of duty on their part by their higher controlling authority and appropriate department proceeding shall be initiated। जैसे 6 महीने में उस एप्लीकेशन का किसी तरह की डिस्पोज ऑफ नहीं होती तो माना जाएगा जो ऑफिसर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो एक तरीके से अपना ड्यूटी प्रॉपर नहीं निभा रहे, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चालू की जा सकती हैं। ये बता रहा है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है? द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शैल बी 5 years एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल इन एवरी 5 years। अगर किसी इंस्टीट्यूशन का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो उसकी वैलिडिटी कितना माना जाएगी? 5 साल। 5 साल के बाद फिर से वो रिन्यूअल होगा। ठीक है। सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है? द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड कैंसल और withhold registration as the case may be, such institution which fail to provide rehabilitation and reintegration services as specified in section 53 until such time that the registration of an institution is renewed or granted, the state government shall manage the institution। क्या बता रहा है? स्टेट गवर्नमेंट जो होगी, ठीक है, जो भी प्रोसीजर प्रेस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, किसी भी रजिस्ट्रेशन को अगर किसी तरीके से सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, जैसा सर्विसेज नहीं दे रही है रिहैबिलिटेशन की, जैसा कि सेक्शन 53 में बोला गया, ठीक है, अगर तो फिर क्या करेगी? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है वो कैंसिल कर सकती है उसके रजिस्ट्रेशन को। खाली ये बात बोली है सबसेक्शन 8 क्या बोलते हैं? एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी ड्यूटी बाउंड टू एडमिट चिल्ड्रन। वो जो इंस्टीट्यूशन है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, उसकी ड्यूटी होगी कि वो एडमिट करे चिल्ड्रन को सब्जेक्ट टू द कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन की जितनी भी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से, एज डायरेक्टेड बाय द कमेटी ने जितना भी बोला हो, ठीक है, मतलब ये सारी, वेदर दे आर रिसीविंग ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और एज अ केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट और नॉट। कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा चाइल्ड केयर, वहाँ पे जितनी भी उसकी कैपेसिटी होगी वो उस हिसाब से अपने यहाँ बच्चों को रखेगा, भले ही वो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट रिसीव करता हो या स्टेट गवर्नमेंट के से ग्रांट रिसीव करता हो या ना करता हो किसी भी तरीके से। बस इतनी बात बोली है।
सब सेक्शन 9 क्या बोला, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स द इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 54। सेक्शन 54 में एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई गई होगी, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। शैल हैव द पावर्स टू इंस्पेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इवन इफ नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 54 में जो भी कमेटी अपॉइंट की गई हुई इंस्पेक्शन के लिए, उसके पास सारी तरीके की पावर होगी, भले ही वो इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड ना हो इस एक्ट के तहत, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर सच इंस्टीट्यूशन इज़ हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन, वो चेक करेगी वो कमेटी सेक्शन 54 वाली इंस्पेक्शन करते टाइम कि ये यहाँ पर सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, सही तरीके से ये इंस्टीट्यूशन वर्कआउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ की बात करी गई है। इसके बाद सेक्शन 42 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 40 पेनाल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। अगर किसी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या पेनाल्टी लगेगी, ये बताया गया। एनी पर्सन और पर्सन्स इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन हाउसिंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड children in conflict with law who fails to comply with the provision of subsection 1 of section 41 shall be punished। ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ है, ठीक है, और सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो पेनाल्टी कितने की बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट एवरी 30 डेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट एवरी 30 डेज डिले इन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट ऑफेंस। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। जब भी किसी तरह का डिले होगा, ठीक है, तो एक तरीके वो अलग सेपरेट ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 43 पूछा जाता है, ओपन शेल्टर। ओपन शेल्टर का मतलब क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी और NGOs as many open shelters as may be required, and such open shelters shall be registered as such in the manner as may be prescribed। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन पूछा जाता है। सेक्शन 43 क्या पूछा जाता होता है। फिर सेक्शन 44 फॉस्टर केयर पूछा जाता है, सेम वैसे ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बस इतना सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पॉन्सरशिप, ये पूछा जाता है। सेक्शन 45 स्पॉन्सरशिप, द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स फॉर पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ चिल्ड्रन सच एज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप, ग्रुप स्पॉन्सरशिप और कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप। सब सेक्शन 2 द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्सरशिप शैल इंक्लूड, क्या क्राइटेरिया होगा स्पॉन्सरशिप देने का। क्लॉज 1 बोल रहा है वेयर मदर इज़ अ विडो और डाइवोर्स और अबेंडेंड बाय फैमिली, ठीक है। सब क्लॉज 2 वेयर चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड आर लिविंग विद द एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब ये सब चीज़ें कब स्पॉन्सर करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद सेक्शन 47 पे आ जाते हैं। सेक्शन 47 क्या बता रहा है, ऑब्जर्वेशन होम्स की बात कर रहा है। सेक्शन 47 ऑब्जर्वेशन होम्स क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशन होम सब सेक्शन में बोला द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू वॉलंटरी और NGOs observation home which shall be registered under section 41 of this act for temporary reception, care and rehabilitation of any child alleged to be conflict with laws during the pendency of any inquiry। बस इतना ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेशन होम किस लिए बनाए जाएंगे, टेम्परेरी रिसेप्शन, ठीक है, जब तक कि इंक्वायरी चलती रहेगी किसी ऐसे बच्चे के लिए जो चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है, उनके केयर के लिए, जब तक इंक्वायरी चलती रही उस समय के लिए जो बच्चा कहाँ रहेगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और वो जगह कहलाएगी ऑब्जर्वेशन होम। बस इतना इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है, इसके बाद सेक्शन 48 आता है स्पेशल होम्स। स्पेशल होम्स किस लिए होते हैं, स्पेशल होम्स होते हैं of those children in conflict with law who are found to have committed an offence and who are placed there by an order of juvenile justice board made under section 18। बस इतना ध्यान रखिए। स्पेशल होम किस लिए होते हैं, ऐसे CCL बच्चों के लिए जो पाए जाते हैं कि उन्होंने एक ऑफेंस किया है, ठीक है, ठीक है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंडर सेक्शन 18 में ऑर्डर देती है इस चीज़ का। बस इतना ध्यान रखिए, वो स्पेशल होम में रखे जाते हैं, ठीक है।
फिर सेक्शन 49 इसके बाद है प्लेस ऑफ सेफ्टी, बस सेक्शन ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 50 चिल्ड्रन होम, ये थोड़ा पूछा जाता है चिल्ड्रंस होम क्या होता है, सेक्शन ज़रूर याद रखिएगा। चिल्ड्रन होम क्या होता है? चिल्ड्रन होम होता है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देयर केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। चिल्ड्रंस होम किस लिए होते हैं? चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके केयर और एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो जगह बनाई जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश करी जाती हैं, वो चिल्ड्रन होम होते हैं। सेक्शन 50 ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 हमारा एडॉप्शन। चैप्टर 8 है सेक्शन 56 एडॉप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एडॉप्शन। एडॉप्शन किसका होगा देखिए, सब सेक्शन 1 क्या बोला है? एडॉप्शन शैल बी रिसॉर्टेड टू फॉर इंश्योरिंग राइट टू फैमिली फॉर द ऑर्फन। ये क्या, एडॉप्शन का मतलब क्या? एक तरीके से इंश्योर करता है किसी बच्चे के लिए, ठीक है, एक ऐसी कमी को पूरा करता है कि उस बच्चे को एक फैमिली का राइट मिल सके, एक फैमिली मिल सके, ठीक है। 3 तरह के बच्चों के लिए होता है एडॉप्शन। किन किन का एडॉप्शन होता है? एडॉप्शन शैल बी रिसॉर्टेड टू फॉर इंश्योरिंग राइट टू फैमिली फॉर द ऑर्फन। पहले ऑर्फन के लिए एडॉप्शन हो सकता है, ऑर्फन का एडॉप्शन हो सकता है, अबेंडेंड का एडॉप्शन हो सकता है, एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन का एडॉप्शन हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द रूल्स मेड देयर अंडर एंड द एडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है इसका? एडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन कैन बी मेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द एडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 2 हमारा, सब सेक्शन 2 बोल रहा है एडॉप्शन किसी बच्चे का हो सकता है किसके द्वारा? फ्रॉम अ रिलेटिव बाय अनदर रिलेटिव, यानी एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव से भी मतलब कर सकता है, यानी किसी का बच्चा था, उसके पेरेंट्स नहीं रहे, ठीक है, तो कोई और रिलेटिव किसी का भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, अडॉप्ट कर सकता है। Subsection 3 nothing in this act shall apply to the adoption of children made under the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act, ठीक है। ये एक्ट, ये जो एक्ट है, इस एक्ट में जो अडॉप्शन की जो प्रोसीडिंग दी है वो उस पर अप्लाई नहीं होगी, किस पे? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सिर्फ हिंदूज़ के रेफरेंस में अडॉप्शन की बात करता है। यहाँ पे क्या है? इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कोई बच्चा है वो किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है, उसका अडॉप्शन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बोला गया सबसेक्शन 3 नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? ऑल इंटर कंट्री अडॉप्शन शैल बी डन ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द अडॉप्शन रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। जितने भी इंटर कंट्री अडॉप्शन होंगे, इंटर कंट्री अडॉप्शंस क्या कहलाते हैं? कोई फॉरेनर अडॉप्शन कर रहा हो, कोई एनआरआई अडॉप्शन कर रहा हो, कोई भी इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति अडॉप्शन कर रहा हो, ठीक है, उस अडॉप्शन की बात कर रहा। अगर वो अडॉप्शन होंगे इंटर कंट्री अडॉप्शन, वो इस एक्ट के थ्रू होंगे, ना कि किसी और एक्ट के थ्रू होंगे, ठीक है। और जैसा भी अथॉरिटी यानी कारा जो होगी, वो अथॉरिटी जैसे रेगुलेशन फ्रेम करेगी उस अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? एनी पर्सन हु टेक्स और सेंड्स अ चाइल्ड टू अ फॉरेन कंट्री और टेक्स पार्ट इन एनी अरेंजमेंट for transferring the care and custody of child to another person in a foreign country without a valid order from the district magistrate shall be punishable as per the provision of section 80। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको टिक कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 57, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 57। सेक्शन 57 बोल रहा है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स। मतलब प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स मतलब कौन से पेरेंट्स होंगे एडॉप्शन, जो अडॉप्ट करेंगे किसी बच्चे को, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव यानी जो किसी बच्चे के, अडॉप्टेड बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी कैसे डिफाइन होगी, ये सेक्शन 57 बताता है। सब सेक्शन 1 बोलता है द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स शैल बी फिजिकली फिट। पहले तो फिजिकली फिट होने चाहिए वो अडॉप्टिव पेरेंट्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं किसी बच्चे को।
फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, मेंटली अलर्ट एंड हाईली मोटिवेटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो फिजिकली फिट हो, दूसरा फाइनेंशियली साउंड हो, तीसरा मेंटली अलर्ट हो एंड हाईली मोटिवेटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अगर कोई पेरेंट हैं वो किसी बच्चे को अडॉप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं तब भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये एक तरीके की गलत है इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, ये जो चार चीज़ें फुलफ़िल होनी चाहिए, फिजिकली फिट, फाइनेंशियली साउंड, मेंटली अलर्ट, हाईली मोटिवेटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ गुड अपब्रिंगिंग टू हिम। ठीक है, उसको एक अच्छा जीवन दे सकें, अच्छा भविष्य उसका बना सकें, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो, अच्छी रख सकें। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी है। सबसेक्शन 2 बता, इन केस ऑफ अ कपल द कॉन्सेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस फॉर द अडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड। कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दोनों की ही कंसेंट इम्पॉर्टेंट है, एक की कंसेंट से अडॉप्शन नहीं होगा। सबसेक्शन 3 क्या बताता है, अ सिंगल और डाइवोर्स पर्सन कैन ऑल्सो अडॉप्ट। A single or divorced person can also adopt subject to the fulfillment of the criteria and in accordance with the provision of adoption regulation framed by the authority। मतलब कोई डाइवोर्सी पर्सन है या सिंगल पर्सन है जिसकी मैरिज नहीं हुई है वो भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन एज पर द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। ठीक है, सब सेक्शन 4 क्या बता रहा, अ सिंगल मेल इज़ नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। देखिए इसमें इस एक्ट में बोला कि कोई भी मेल पर्सन, सिंगल मेल, ठीक है, सिंगल मेल इज़ नॉट एलिजिबल टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। कोई भी मेल पर्सन जो सिंगल है, जिसकी शादी नहीं हुई है या जो डाइवोर्सी है, वो किसी बच्ची को, किसी लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। एलिजिबिलिटी, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सब सेक्शन 5 क्या बोलना है, एनी अदर क्राइटेरिया दैट मे बी स्पेसिफाइड इन द अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम द अथॉरिटी। बाकी अथॉरिटी जो भी अदर किसी तरह का रेगुलेशन बनाती है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी के रेफरेंस में फॉर द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स के रेफरेंस में। ठीक है, अब आगे सेक्शन 58 क्या है। सेक्शन 58 खाली आप सेक्शन याद रखिए, प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन बाय इंडियन प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया। मतलब जो अडॉप्शन करना चाहते हैं जो पेरेंट्स वो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके रेफरेंस में क्या प्रोसीजर वो सेक्शन 58 बताता है। और फिर सेक्शन 59 जो है, सेक्शन 59 जो है वो बताता है ऐसा प्रोसीजर जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है, किसके रेफरेंस में, एक ऑर्फन, अबंडेंड और सरेंडर्ड चाइल्ड के रेफरेंस में इंटर कंट्री अडॉप्शन का क्या प्रोसीजर है वो ये बता रहा है। फिर बस सेक्शन याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन हमारा 60 बता रहा है प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। ठीक है, कोई बच्चा है रिलेशन में, ठीक है, अगर कोई अदर रिलेटिव है कैसे वो अडॉप्शन होगा वो बता रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सेक्शन 60 प्रोसीजर फॉर इंटर कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। सबसेक्शन 1, अ रिलेटिव लिविंग अब्रॉड। ठीक है, कोई रिलेटिव रिश्तेदार है कहीं विदेश में रह रहे हैं, हु इंटेंड्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम हिज रिलेटिव इन इंडिया। वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो उनका रिलेटिव है वो कहीं इंडिया में रह रहा है, शैल ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अप्लाई फॉर द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी। वो अप्लाई करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से लेंगे, अथॉरिटी से। ठीक है, उस अथॉरिटी से तब जा कर के प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो बस सेक्शन याद रखिए, बस ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद सेक्शन 61 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 61 क्या बता रहा है, सेक्शन 61 थोड़ा ये देखिए, सेक्शन 60 प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अडॉप्शन प्रोसीडिंग। कोई अडॉप्शन प्रोसीडिंग होगी तो वो उनका डिस्पोजल कैसे हो उसका प्रोसीजर बता रहा है। सब सेक्शन 1, बिफोर इशूइंग एन अडॉप्शन ऑर्डर। अडॉप्शन ऑर्डर जो है उसको इशू करने से पहले द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट। मतलब किसी भी अडॉप्शन ऑर्डर को इशू करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद को सेटिस्फाई क्या करेगा, जैसे ए, द अडॉप्शन इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, कि जो अडॉप्शन किया जा रहा है वो उस बच्चे के वेलफेयर के लिए। बी,
ड्यू कंसिडरेशन इज गिवन टू विशेज ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड। बच्चा चाहता है उसकी विशेज को भी ध्यान रखा जाएगा। सी that neither the prospective adoptive parents has given or agreed to give nor the specialized adoption agency or the parent guardian of the child as a case relative adoption has received agreed receive any payment reward consideration for the except as permitted under the adoption regulations framed by the authority। मतलब ये बात बोल रहा है कि क्लॉज में कि किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि उस बच्चे के अडॉप्शन में किसी भी तरह का मॉनिटरी जो ट्रांजैक्शन है वो ना हुआ हो, एक्सेप्ट जो फीस अथॉरिटी के द्वारा तय की गई हो। बस इतना ध्यान रखिए। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द अडॉप्शन प्रोसीडिंग शैल बी हेल्ड इन कैमरा। अडॉप्शन की जो भी प्रोसीडिंग होगी कैमरा, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। यानी इन कैमरा का मतलब होता है कि वहाँ और कोई नहीं होगा, सिर्फ पार्टीज़ होंगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एंड द केस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ द बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। 2 महीने के भीतर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी अडॉप्शन की, ठीक है, जिस दिन से वो अडॉप्शन के लिए फाइलिंग करी गई होगी, एप्लीकेशन दी गई होगी। बस इतना बात बोल रहा है, ठीक है। सेक्शन 61 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? इसके बाद सेक्शन 63 है। सेक्शन 63 क्या बता रहा है? इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। अडॉप्शन का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। अ चाइल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एन अडॉप्शन ऑर्डर इज इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बिकम द चाइल्ड ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट्स। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अडॉप्शन का ऑर्डर इशू कर देगा, वो बच्चा किसका हो जाएगा? लीगली चाइल्ड हो जाएगा, किसका? अडॉप्टिव पेरेंट्स का। एंड द अडॉप्टिव पेरेंट्स शैल बिकम द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एज इफ द चाइल्ड हैड बीन बॉर्न टू द अडॉप्टिव पेरेंट्स। कैसा माना जाएगा? कि वो उनका अपना जो नेचुरल चाइल्ड होगा वैसा माना जाएगा उन अडॉप्टिव पेरेंट्स का। फॉर ऑल पर्पसेज इंक्लूडिंग इन टेस्टेसी विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द अडॉप्शन ऑर्डर टेक्स इफेक्ट। जिस दिन से अडॉप्शन ऑर्डर होगा उस दिन से माना जाएगा हर तरीके के राइट सब जो है उस बच्चे को अपने फादर, अपने पेरेंट्स के रेफरेंस में, अडॉप्टिव पेरेंट्स के रेफरेंस में, और अडॉप्टिव पेरेंट्स की जो ड्यूटीज़ हैं टू द चाइल्ड वो माने जाएंगे फॉर ऑल पर्पसेस, ठीक है। ऑन द डेट फ्रॉम द अडॉप्शन ऑर्डर टेक्स इफेक्ट एंड फ्रॉम सच डेट all the ties of the child in the family or his or her birth shall stand severed and replaced by those created by the adoption order in the adoptive family, ठीक है। provided that any property which has vested in the adoptive child immediately before the date on which the adoption order takes effect shall continue to vest in the adopted child subject to the obligations if any attached to the ownership of such property including the obligations if any to maintain the relatives in the biological family। नॉर्मल सी बात है कि जो भी ऑर्डर्स हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगी विद इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ द इशू ऑफ द अडॉप्शन सर्टिफिकेट, उस दिन से सारे के सारे राइट उस बच्चे को मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात बोली गई, बस और कुछ नहीं इसके अलावा। सेक्शन 64 रिपोर्टिंग ऑफ अडॉप्शन किसको करनी होगी रिपोर्टिंग, ये बता रहा है। सेक्शन 64 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल अडॉप्शन ऑर्डर इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी फॉरवर्डेड टू द अथॉरिटी ऑन मंथली बेसिस। मतलब डीएम मंथली बेसिस पे अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे इन मैनर एज प्रोवाइडेड अडॉप्शन रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द अथॉरिटी सो एज टू इनेबल अथॉरिटी टू मेंटेन द डाटा ऑन अडॉप्शन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे सारा डाटा, ठीक, ऑन द मंथली बेसिस। बस इतनी बात बोली गई है। सेक्शन 68 ध्यान रखिएगा, ये जिस अथॉरिटी की बात हो रही है अथॉरिटी है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ध्यान रखिएगा। इसके क्या वर्क हैं ये इसी सेक्शन में दिया हुआ है, पूछा जाता है सेक्शन, ठीक है। इस सेक्शन को ध्यान रखिएगा। सेक्शन 68 सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, अदर ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये सेक्शन 74 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 74 प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है ऑन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ चिल्ड्रन, किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो उसके रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है सेक्शन 74। इस पे केस भी है,
शिल्पा मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ठीक है। Subsection 1, no report in any newspaper, magazine, news sheet or audio-visual media or other form of communication regarding any inquiry or investigation or judicial procedure shall disclose the name, address और school और any, मतलब कुछ भी चाइल्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बस इतना, ये सबसेक्शन 3 पढ़ लीजिए। सबसेक्शन 3, एनी पर्सन कॉन्ट्रावीनिंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine which may extend to 2 lakh rupees और both। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 74 ध्यान रखिएगा। ठीक है, केस शिल्पा मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ठीक है, ये सेक्शन 75 ये भी इम्पॉर्टेंट है। पनिशमेंट फॉर क्रुएलिटी टू चाइल्ड, whoever having the actual charge of or control over a child assaults, abandons, abuses, exposes or willfully neglect the child or causes or procure the child to be assaulted, abandoned, abused, exposed, neglected in manner likely to cause such child unnecessary mental physical suffering shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or 1 lakh rupees or with both। जो कोई भी किसी बच्चे के साथ, ठीक है, कोई भी, भले उसके पास उसकी कस्टडी हो या ना हो, कंट्रोल ओवर उस बच्चे को हो या ना हो, क्या करता है, उस बच्चे को असॉल्ट करता है, अबेंडन करता है, अब्यूज़ करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, अब्यूज़ करता है, कुछ भी करता है, फिजिकली मेंटली सफ़र करा हो जाता है जिससे वो बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। बस इतना ध्यान रखिए। इसका प्रोविजन देख लेते हैं। provided that in case is no provided that in case it is found that such abandonment of child by the biological parent is due to circumstances beyond their control, it shall be presumed that such abandonment is not willful and the penal provision of this section shall not apply। हाँ, देखते हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, अपने बच्चे को किसी तरीके से अबंडेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा अबेंडमेंट जो उसके पीछे का कारण था उनके, वो विलफुल नहीं था। ठीक है, वो उनके हाथों में नहीं था। ठीक है, उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था, तो ये पीनल प्रोविज़न नहीं लगेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय और मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इंटरेस्टेड विद द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, ही शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 years, फाइन विच में एक्सटेंड टू अप 5 लाख रुपीज़। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहाँ बच्चा वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, किसी मैनेजिंग, मतलब कोई व्यक्ति करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जहाँ पर वो बच्चा रखा गया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में या चाइल्ड होम में, होम कस्टडी होम में रखा गया, अगर वहाँ की उस बच्चे के साथ ऐसा होता है तब ये पनिशमेंट लगेगी। Provided also that on the account of aforesaid cruelty, if the child is physically incapacitated or develops a mental illness or is rendered mentally unfit to perform regular tasks of his or life limb, or such person shall be punishable with rigorous imprisonment for not less than 3 years, but which may extend to up to 10 years, and shall also be liable to fine of 5 lakh rupees। अगर किसी ने ऐसी क्रुएल्टी करी उस बच्चे के साथ में कि वो फिज़िकली इनकैपेसिटेट हो गया है, मतलब उसका कोई, मतलब फिज़िकली उसके बॉडी का कोई पार्ट जो है वर्क नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें, या वो मेंटली किसी तरह का डेवलपमेंट हो गया, मेंटली इलनेस हो गई है, ठीक है, जिससे वो अपना रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कितनी? 3 साल से कम नहीं, मिनिमम 3 years और मैक्सिमम 10 years, और फाइन कितना होगा? 5 लाख रुपीज़। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 76, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग। अक्सर हम लोग देखते हैं कई लोग क्या कहते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं, भीख मांगो बातें उनसे। ठीक है, उसके रेफरेंस में बोला गया है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, पढ़ लीजिएगा। क्या पनिशमेंट दी हुई है ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 77, पेनल्टी फॉर गिविंग इंटॉक्सिकेटिंग लीकर, नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस टू अ चाइल्ड। किसी बच्चे को आपने नशा करा दिया, ठीक है, किसी तरह का नशा करने के लिए दे दिया, तो क्या पेनल्टी पड़ेगी, ये इसके लिए सेक्शन 77 है। सेक्शन 78, यूजिंग अ चाइल्ड फॉर वेंडिंग पेडलिंग। आप किसी बच्चे को यूज़ कर रहे हैं कि वो किसी तरह का पेडलर बन जाए, किसी नारकोटिक ड्रग को इधर से उधर कर रहा है, ठीक है, उसके रेफरेंस में ये ऑफेंस
करेगा, ठीक है। सेक्शन 78, सेक्शन 17 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉय। सेक्शन याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हाँ सेक्शन 82, सेक्शन 81 भी ध्यान रखिए, सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर एनी पर्पस, एनी पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 81। सेक्शन 82 कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करता है, मतलब शारीरिक पनिशमेंट दिया जाता है ना, उसकी बात। एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ और एम्प्लॉयड इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हु सब्जेक्ट अ चाइल्ड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट विद एम टू डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड शैल बी लाइबल ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन टू अ फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़। जैसे जनरली होता है ना कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोई बच्चा है कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी है, उससे किसी तरह का काम करवाते हैं, ठीक है, जो कि उसके लिए पनिशमेंट है, शारीरिक पनिशमेंट है, तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे पेनाल्टी की बात करी गई, जो करवाएगा उसके रेफरेंस में, ठीक है। फिर सेक्शन 84 किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 85 ऑफेंसेस कमिटेड ऑन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 86। सेक्शन 86 बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड डेजिग्नेटेड कोर्ट, कैसे किस हिसाब से जो चिल्ड्रन कोर्ट हैं वो वर्क करेंगी उसके बारे में बता रहा है। सेक्शन 86 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफेंस एंड डेजिग्नेटेड कोड सबसेक्शन वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म मोर देन 7 years देन सच ऑफेंस शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। क्या बोल रहा है, ये कौन से ऑफेंस की बात कर रहा है, हीनियस ऑफेंस की, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 में पढ़ा था हम लोगों ने, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी इम्प्रिजनमेंट 7 years से ज़्यादा है तो वो ऑफेंस कैसे माने जाएंगे, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एंड अबव बट नॉट मोर देन 7 years देन सच ऑफेंस शैल बी नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये कौन से ऑफेंस की बात कर रहा है, सीरियस ऑफेंस की बात कर रहा है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 54। सब सेक्शन 3 किसकी बात करें, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर less than 3 years or with fine only then such offense shall be non cognizable and bailable। ये कौन से ऑफेंस है, पेटी ऑफेंस, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। ये सारे ही ऑफेंसेस हैं, किसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा, उनका डेजिग्नेटेड कोर्ट कौन सी होगी, चिल्ड्रन कोर्ट होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन 4 ये लिखा है, सब सेक्शन 4 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन CRPC और द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट 2005 और द प्रोटेक्शन पॉक्सो ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रायबल बाय चिल्ड्रंस कोर्ट, ठीक है। चिल्ड्रन कोर्ट ध्यान रखिएगा, स्पेशल कोर्ट कौन सी है, चिल्ड्रन कोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ये सेक्शन 86 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 88 इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 88 अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है, वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। यानी एक ऐसा एक्ट ऑफेंस जो होता है वो यहाँ पे भी पनिशेबल है, इस एक्ट में भी और किसी और एक्ट में भी, तब क्या होगा, देन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी सच लॉ द ऑफेंडर फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट अंडर सच लॉ विच प्रोवाइड्स द पनिशमेंट विच इज़ ग्रेटर इन डिग्री। मतलब जहाँ पर भी जिस एक्ट में भी पनिशमेंट ज़्यादा होगी उस एक्ट में वो पनिश किया जाएगा, वो ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाएगी, बस इतना बोल रहा है। सेक्शन 88 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 88 अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात करता है। चैप्टर 10 आया था मिसलेनियस, इसमें सेक्शन 94 इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 94 देखते हैं। सेक्शन 94 बता रहा है प्रिजम्पशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज, ठीक है। ये क्या किस हिसाब से प्रिजम्पशन लगाया जाएगा कि कोई बच्चा है जिसकी उम्र क्या है, क्योंकि यहाँ पे 18 ईयर्स से नीचे के ऑफेंस जो चाइल्ड हैं उनकी बात की गई, तो कैसे डिटर्मिनेशन किया जाएगा एज का, क्या प्रिजम्पशन रहेंगे, ये सब चीज़ें बात बोली गई है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं सबसेक्शन में, वेयर इट इज़ ऑब्वियस टू द कमेटी और द बोर्ड based on the appearance of the person brought before it under any provision of this act other than the purpose of giving evidence
that the said person is a child, the committee or the board shall record such observation stating the age of the child as nearly as may be proceed with the inquiry under section 14 or section 36 as the case may be without waiting for the further confirmation of age. बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या देखिए सेक्शन 14 और सेक्शन 36 को अप्लाई करते हुए इंक्वायरी करेगी, ठीक है, विदाउट कंफर्मेशन ऑफ एनी एज। इंक्वायरी करेगी सेक्शन 14 और 36 के हिसाब से कि बच्चे की एज कैसी है, क्या है, ठीक है, उस हिसाब से देखेगी प्रिजम्पशन। सब सेक्शन 2 बोला इन केस द कमेटी और द बोर्ड हैज़ रीजनेबल ग्राउंड फॉर डाउट रिगार्डिंग whether the person brought before it is a child or not, the committee or the board as the case may be shall undertake the process of age determination by seeking evidence by obtaining। अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पे अब कमेटी और बोर्ड एविडेंस लेंगे। कैसे एविडेंस लेंगे, सब क्लॉज 1 में दिया द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब एक तरीके से हाई स्कूल की मार्कशीट, और द मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न एग्जामिनेशन बोर्ड इफ़ अवेलेबल एंड द एब्सेंस देयर ऑफ। यानी स्कूल में जब एडमिशन होगा तो किसी तरह का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लगाया होगा या हाई स्कूल की मार्कशीट, मेट्रिकुलेशन या और कोई सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है। सब क्लॉज 2 में द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय द कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल अथॉरिटी और पंचायत म्यूनसिपल अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया वो। सब क्लॉज 3 एंड ओनली इन एब्सेंस ऑफ सब क्लॉज 1 और 2 अबव एज शैल बी डिटरमाइंड बाय ओसिफिकेशन टेस्ट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ओसिफिकेशन जब अगर सब क्लॉज 1 में और सब क्लॉज 2 वाले जो सर्टिफिकेट नहीं है तब होगा, उसके एब्सेंस में ही होगा, ठीक है। provided such age determination test conducted on the order of committee or the board shall be completed within 15 days from the date of such order। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब 15 दिनों के भीतर में ही वो टेस्ट हो जाना चाहिए। सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, द एज रिकॉर्डेड बाय द कमेटी और द बोर्ड टू बी द एज ऑफ पर्सन सो ब्रॉड बिफोर इट शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी द ट्रू एज ऑफ दैट पर्सन। मतलब जैसा भी रिकॉर्ड किया जाएगा कमेटी और बोर्ड के द्वारा वही माना जाएगा उस बच्चे की एज, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 101, सेक्शन 101 पे आ जाते हैं, अपील की बात करता है, ठीक है। सेक्शन ध्यान रखिएगा 101 इम्पॉर्टेंट है। इसकी लास्ट लाइन देखिए, अपील टू द चिल्ड्रन कोर्ट, ध्यान ये सब सेक्शन 1 पढ़ लेते हैं। Subject to the provision of this act, any person agreed by the order made by the committee or the board, चाइल्ड CWC और JJB जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की जो भी ऑर्डर रहेगा उसके रेफरेंस विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, मतलब 10 विद इन 30 डेज में क्या कहते हैं आप अपील लाएंगे कहाँ, चिल्ड्रन कोर्ट में, एक्सेप्ट फॉर द डिसीजन ऑफ कमेटी रिलेटेड टू फॉस्टर केयर एंड स्पॉन्सरशिप। यानी फॉस्टर केयर और इन सब की अपील कहाँ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन बाकी की अपील कहाँ जाएगी, चिल्ड्रन कोर्ट के पास, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेक्शन 101 अपील से रिलेटेड है। इसका सब सेक्शन 3 भी पढ़ लीजिए, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर एक्विटल मेड बाय द बोर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एलिज्ड टू हैव committed an offence other than heinous offence by the child who is completed or is above the age of 16 years, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये पूरा ही सेक्शन है, ध्यान रखिए। सेक्शन 102 रिवीजन बताता है, रिवीजन कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन 105 है जुवेनाइल जस्टिस फंड, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन ध्यान रखिएगा, इतना पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 107 ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया हुआ है राजस्थान में। सेक्शन 197 चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर इन स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ठीक है। इसमें ये इन एवरी पुलिस स्टेशन एट लीस्ट वन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विद एप्टीट्यूड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, बस इतना ध्यान रखिए, कितना बिलो नहीं, किससे बिलो नहीं है, रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मिनिमम ये है रैंक, ठीक है। इन लोगों को बनाया जा सकता है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सेक्शन 107, सेक्शन 107 के बाद सेक्शन 107 का सब सेक्शन 4 भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ऑल्सो इंक्लूड्स रेलवे पुलिस डीलिंग विद चिल्ड्रन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मतलब ये सारे सेक्शंस हो गए। अब इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ज़्यादा सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एक्ट कंप्लीट होता है। बस इतना ध्यान रखिए, इसमें एक बड़ा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक टर्म आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि इट रिफर्स टू एंटी सोशल एक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन और ऑफ यंग पीपल अंडर एज। मतलब जली जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यही कहलाती कि ऐसे सोशल एक्ट्स जो कि एक जो 18 साल से कम के हैं बच्चे हैं, उनको रिफ़र करता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ठीक है, ध्यान रखिए, इट रिफर्स टू एंटी सोशल एक्ट्स। जो बच्चों द्वारा एंटी सोशल एक्ट्स किए जाते हैं वो कहलाता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। थैंक यू।